Hello, my dear students. I am Azabina Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading Chapter 9 International Trade. This is the fourth video lecture of this chapter. In the previous class, we have studying basis of international trade, and today we will read important aspects of international trades. So basically, our today's topic is important aspects of international trade. Volume, composition and direction are three main aspects of international trade. Number 1, volume of trade. Number 2, composition of trade. And number 3, direction of trade. Let's discuss about volume of trade. The volume of trade may be measured in terms of the actual tonnage of goods traded, but this is not a good indicator of value of trade. Therefore, the trade of a country is usually measured by the total volume and the value of goods exchanged. Sometimes the volume of trade is measured in terms of the per capita trade. This indicates the volume of trade by value carried on per head of the population. The world trade has been increasing regularly, with the expectation of a few recessional periods. The volume of trade between countries differs markedly depending upon the nature of goods and services produced, bilateral agreements and trade restrictions. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष में हम पहला पॉइंट हमारा है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, यानी कि जिसे हिंदी में कहते हैं व्यापार का परिमाण। व्यापार का परिमाण व्यापार में सम्मिलित की गई या शामिल की गई वस्तुओं को वास्तविक मात्रा में आधार पर निश्चित की जाती है, लेकिन ये एक अच्छा सूचक नहीं है। यानी कि जब ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो उसमें कितनी चीज़ें या कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं उसके आधार पे मात्रा पे जजमेंट किया जाता है, लेकिन ये मतलब ठीक नहीं है। और किसी देश के व्यापार की जो गणना या गिनती होती प्रायः कुल मात्रा में सामानों का आदान प्रदान या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया गया है, उससे जो मूल्य जो होता है, उसका जो कर होता है, उसके द्वारा भी किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रति व्यक्ति के आधार पर भी मापा जाता है, यानी कि अर्थात कुल जनसंख्या में प्रति व्यक्ति कितने मूल्य का व्यापार होता है। कुछ मंदी के काल में अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो होता है बराबर या निरंतर वृद्धि होती रहती है। विभिन्न देशों के बीच व्यापार की मात्रा में अलग अलग तरह की भिन्नता और उत्पादित पदार्थों एवं सेवाओं की प्रकृति संधियों तथा व्यापार निषेधों पर निर्भर करती है। सेकेंड पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संयोजन। Composition of trade, which includes exchange of goods and services, has been ever changing. The importance of manufactured goods has increased tremendously, particularly in the second half of the 20th century, due to large-scale industrialization in large parts of the world. Reduction in tariff barriers, especially under general agreements on trade and tariffs, यानी कि GATT, and now under the World Trade Organization WTO, has further changed the composition of trade. A number of primary products such as coal, cotton, rubber and wool have lost importance in recent years. Petroleum occupies on the most important places in the world trade now. व्यापार संयोजन में क्या होता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को काउंट किया जाता है या शामिल किया जाता है। इसमें सदा क्या होता है कि चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहता है। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि औद्योगिक उत्पादों का महत्व है बढ़ा है। इसी कारण से 20वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में विनिर्माण उद्योग में होने वाला विकास था। गैट, यानी जिसे हम जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं, साथ ही साथ विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी प्रतिबंधों में कमी के परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हो सका। यानी कि बहुत सारी चीज़ों पे वर्ल्ड वार वगैरह के टाइम से जो प्रतिबंध वगैरह लगे हुए थे, वो सारी चीज़ों में भी WTO ने छूट दी।
पिछले कुछ वर्षों में कोयला, कपास, रबड़ और ऊन जैसी प्राथमिक उत्पादों का महत्व है वो घट गया है, और उसके अपोजिट क्या है कि पेट्रोलियम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। यानी कि कुछ चीज़ों का बहुत तेज़ी से मार्केट बढ़ा है और कुछ चीज़ों का घट गया है। अब पेट्रोल जो है वो सारी कंट्री में उसकी नीड है, हर जगह उसकी नीड है, तो उसका क्या है कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। लेकिन उसी के अपोजिट रबड़, कोयला, कपास ये सब की उतनी यूज़ नहीं है। अब ज़्यादातर चीज़ें आजकल लोग खुद ही के मतलब अपने अपने कंट्री में उतनी उपज कर ले रहे हैं, लेकिन पेट्रोल तो हर जगह है नहीं, अवेलेबल नहीं है, या नेचुरल गैसेस हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो सीमित जगहों पे हैं उनका और यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनका क्या है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वर्ल्ड लेवल पे बढ़ गया है। और थर्ड पॉइंट इज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की दिशा। Until the 18th century, the present-day developing countries were exporting manufactured and high-value, sophisticated goods to Europe. This trend was changed in the 19th century when manufactured goods from Europe were exported to three southern countries: Australia, Africa, and South America. And in turn, foodstuffs and raw materials were imported by Europe from these continents. In the first half of the 20th century, much of the trade in manufactured goods was mainly between the USA and Western Europe. Japan became another important trading country during that period. The old pattern started changing in the second half of the 20th century. The developing countries have developed their industries and are in a position to compete with the developed countries in exporting manufactured goods. Currently, main emphasis is laid on the trade in technology. 18वीं शताब्दी तक क्या था कि जो आज के विकासशील देश हैं वो यूरोपीय देश से विनिर्मित तथा मूल्यवान वस्तुओं का निर्यात किया करते थे। उनके पास पहले ये सहूलियत और चीज़ें नहीं थी, तो वो क्या करते थे, यूरोप से सामान लेते थे। 19वीं शताब्दी में व्यापार की इस दिशा में परिवर्तन आया, चेंजेस आए कुछ 19th सेंचुरी में, जबकि यूरोप से औद्योगिक उत्पादों का विनिमय 3 महाद्वीपों ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अफ्रीका के खाद्य तथा कच्चे माल से होने लगा। 20वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में औद्योगिक उत्पादित वस्तुओं का अधिकांश व्यापार संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच होता था। उसी टाइम पे क्या हुआ कि जापान दूसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश बना। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पुराने प्रतिरूप में परिवर्तन होने लगा। अब औद्योगिक उत्पादों की दृष्टि से विकासशील देश भी विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे, यानी कि कंपटीशन करने लगे। इस समय प्रौद्योगिक व्यापार यानी कि ट्रेड इन टेक्नोलॉजी अधिक महत्वपूर्ण हो गया। पहले क्या था कि कुछ चुनिंदा देशों से ही लेन देन हुआ करता था, जैसे यूरोप अपनी चीज़ों को ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका वगैरह में भेजता था, या वहाँ से कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करता था और अपने को हाई लेवल बना के रखा था, या अमेरिका वगैरह थे। लेकिन जैसे जैसे जो अभी विकासशील देश है वो उस टाइम अनडेवलप्ड थे, लेकिन जैसे जैसे 20वीं शताब्दी आई तो एक तरह से मार्केट में सबको कंपटीशन हो गया कि हम भी ये चीज़ें कर सकते हैं, या हम भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं, या हम भी इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो कंपटीशन शुरू हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जापान भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया। जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में जापान का कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो इस तरह धीरे धीरे करके सारे देश कंपटीशन में उतरे, और अब जो 20वीं शताब्दी है वो एक तरह से क्या हो गया है कि वो ट्रेड इन टेक्नोलॉजी का दौर है। अब ज़्यादा जो देखेंगे हम लोग कंपटीशन मार्केट में चल रहा है वो टेक्नोलॉजी का है, चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे सैटेलाइट्स हो, चाहे कैमराज हो, या इंटरनेट जैसी सुविधाएं हो, 4G 5G दिस डैट, ये सारी चीज़ें जो हैं अब कंपटीशन का है कि वहाँ है तो हम भी करेंगे, उस देश में है तो हम अपने देश में भी क्रिएट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये आज का जो ट्रेड है या वो है वो क्या टेक्नोलॉजी के बेस पे है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड यानी कि
व्यापार के परिमाण, नंबर 2 कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, व्यापार संयोजन, एंड नंबर 3 डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, व्यापार की दिशा. Hope you all have understood these topics. So students, we will meet in next video lecture. Till then, take care and stay safe, stay home. Thank you.